यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बात हमको आपसे करना है कि ये एलएलटीसी आपको 11th और 12th का कंप्लीट मटेरियल आपको दे रही है इस चैनल के माध्यम से। और अगर ये चैनल आपको इंटरेस्टिंग और इससे लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक नॉलेज दिया जा रहा है, इससे आप नोट कॉपी भी रेडी कर सकते हैं अपने आप में। तो इस चैनल को आप निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया अपडेट इसमें या नया वीडियो आए आप सब तक आसानी से पहुंचे। और कोई दूर दराज के ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है पर वे लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको तक इस मैसेज को शेयर कीजिए ताकि वे आसानी से सीख पाएँ। इतना बात कह के हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। आप देखे थे कि लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन पर थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से ये वीडियो ऑफ हो गया था। पुनः हम इसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी बताए थे उसी पर बेस्ड है। इसको बताने के बाद सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे हम। फिर हम जो कुछ बच्चे कमेंट में कुछ क्वेश्चन को लिखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह से रिलेटेड, उसका समाधान करेंगे और फिर कुछ आगे नोट करने के लिए आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आइए देख लेते हैं। कल हम आपको ये समझा रहे थे कि ये फिगर में है, पहले आप इसके ऑप्शन को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये ऑप्शन है ई ए। ई कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फ़र्क है। लाइन उसको कहते हैं जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए खींचा जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं किसको है, तो जब कभी भी किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप कहीं इनफाइनाइट से या कहीं से ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखिएगा तो उस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी एंड ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जहाँ पे लाइन ज़्यादा क्लोजर होते हैं, ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप एक कॉमन एरिया लीजिए, सपोज कीजिए कि आप, अब हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं ना, अगर आप इतना एरिया लेते हैं, इतना एरिया लेते हैं, इतना ही एरिया तीनों जगह आप लीजिए, यहाँ भी आप इतना ही एरिया लिए, ये अपने से आपको दिमाग लगाना है। तीनों जगह जब आप कॉमन एरिया लिए, थोड़ा सा ये छोटा है पर कॉमन ही मान लेना है। कॉमन एरिया लेने के बाद आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रहा है, इस एरिया से 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है जो क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर में। तो ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से भी 3 है, इसमें से भी 3 है, कहने का मतलब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको ए मान ले रहे हैं, इतना के ही बराबर है पॉइंट सी पर, क्योंकि दोनों जगह 3 ही लाइन क्रॉस कर रहे हैं सेम एरिया में। पर हम बी पर देख रहे हैं कि एरिया सेम रखे हैं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही क्रॉस कर रहा है, जिससे ये पता चलता है हमको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी इन दोनों के तुलनात्मक कम है। तो इस तरह से हो जाएगा, सिंपल सा। अब इस आंसर को आप ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है, तो आप पाते हैं कि ये ऑप्शन सी है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। योर आंसर गोज टू सी। इसी टाइप का हम एक जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इसी बिहेवियर पर फिट होता हुआ जस्ट एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जल्दी से आप बनाइएगा। उसी टाइप का एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जिसको हम लिखवाते नहीं है, बस ऐसे ही न्यूमेरिक इंटरेस्ट के तौर पर छाप दे रहे हैं डायरेक्ट। मार्कर
4 ऑप्शन है आपके साथ। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी में क्या रिलेशन है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इधर भी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस आर है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजे से आप बनाइएगा इसको। बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने से आपको क्या करना है, खास एरिया बना लेना है पहले। सपोज कीजिए कि आप इतना एरिया बनाए, इतना, ठीक है, इतना ही एरिया आप यहाँ पे बना लीजिए। अब आप देखते हैं कि इतना ही एरिया में 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गया, पर यहाँ देख रहे हैं आपकी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आया, या यूं कहिए तो ये भी नहीं आया अगर अच्छा से बनाते हैं हम तो, जिससे साफ जाहिर हो रहा है। और इस विधि से अगर आपको नहीं समझना है, जैसे किसी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि एरिया कितना खींचना है, अगर पूरा एरिया यहाँ भी खींच ले रहे हैं, पूरा एरिया यहाँ भी खींच ले रहे हैं, तो इस बात को छोड़िए। यहाँ से देखिए आप, ये इधर की तरफ टर्न किए हुए हैं सब। इसका मतलब ये है कि चार्ज कहीं इधर होगा, वो भी प्लस चार्ज होगा क्योंकि इधर से गया है, तो माइनस चार्ज की तरफ आता है और प्लस चार्ज की तरफ जाता है। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बिहेवियर। तो निश्चित रूप से चार्ज सब इधर की तरफ यहाँ होगा। जब चार्ज यहाँ होगा तो चार्ज से जितना ही नज़दीक पॉइंट लाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे ज़्यादा होते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, और उससे जैसे जैसे आप दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कम होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो इससे भी आप साफ साफ, अगर एरिया नहीं भी बनाते आप, तो इस लॉजिक से भी आप आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए जो है, मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट से ज़्यादा है, यानी ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इतना के बाद आगे हम थोड़ा सा सिलेबस को बढ़ाते हैं और लास्ट में एक और क्वेश्चन देंगे, उसका हिंट हम दे देंगे यहाँ, और आंसर उसके कमेंट में आपको लिखना होगा। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं, हमारे पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट प्रश्न किए थे, उस प्रश्न को पहले हम उनको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद मेरा टोटल सेशन रहेगा, पहला रहेगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बहुत जरूरी है ये जानना। और उसके बाद हम लोग को जानना है सुपर पोजिशन। ये तो 11th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और इसमें भी पढ़े हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिहेवियर में हम लोग पढ़े थे ना, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, इसका वजह। और ये पढ़ने के बाद वीडियो चूंकि ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इतना पर ही खत्म करेंगे, फिर बाकी की क्लास अगले दिन होगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो हमसे प्रश्न किए थे कि सर आखिरकार आप बात करते हैं, आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो चार्ज सरफेस के, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हमेशा निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा हमको, एकदम स्ट्रेट रहता है और चार्ज सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो फिर हम इसमें टेंजेंट खींचने की चांस कहाँ से आया? तो आपका बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक बात और बोले थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा ओपन लूप बनाते हैं। सॉरी, हमेशा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो ओपन लूप बनाते हैं, लेकिन कब तक? जब सिंगल चार्ज प्रेजेंट रहे तब। नहीं तो अगर अनलाइक चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो वहाँ क्लोज लूप बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की ही तरह, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पोल एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल चार्ज है तब तो ओपन लूप बनता है, पर जैसे ही अनलाइक माने एक प्लस और एक माइनस एक साथ आ जाते हैं तो क्लोज लूप बन जाता है। कैसे? तो प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ चला जाएगा, एक ही रो से काम चलेगा, इससे निकल रहा है, इससे अंदर भी जा रहा है। अब यहाँ देखिए, निकलेगा परपेंडिकुलरली ही, लंबवत ही निकलेगा, पर जा करके आगे ऐसे इस तरह से टर्न होगा
और टर्न होकर के इसमें भी इंटर करेगा परपेंडिकुलरली ही, ऐसे। यहाँ देखिए, यहाँ से भी ऐसे, इस तरह से, कोई इतना नहीं, पर ये देखिए इस तरह से, यहाँ से भी ऐसे निकलेगा और जाएगा इसमें परपेंडिकुलरली ही, थोड़ा ऐसे इस तरह से रहेगा। ये देखिए ये साइन होगा। अब आप बताइए कि जब अनलाइक चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो गया तो क्लोज लूप बन गया ना। तो जो ये क्लोज लूप बना, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि जब कहीं भी ऐसा रहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे यहाँ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेढ़ा बना, कर्व बना, तब इस कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सपोज कीजिए कि इसको हम लोग यहाँ लेकर के आ गए, इस चीज को यहाँ देखिए, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, यानी तब इस विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, देखिए ये सब पॉइंट है, यहाँ अगर आप टेंजेंट खींचे, अब देखिए अब यहाँ टेढ़ा बनेगा। ऐसे तो हमेशा सीधा बनता ही है, पर क्लोज बनने के केस में ये टेढ़ा बन जाता है। आपका आंसर मिल गया यहाँ। अब देखिए, तब हम क्या बताए थे कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए, मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचने के लिए क्या करना है, तो जिस बिंदु पर खींचना है वहां पे छोटा सा एक सर्कल छाप लीजिए, सर्कल यानी ब्रिज, और उसी सर्कल से टच करते हुए एक लाइन को आगे की तरफ ले जाइए और इसको फिर मिटा दीजिए बाद में, तो ये हो जाएगा टेंजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट आप खींचे, तो यह टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यानी ई का ओरिजिनल डायरेक्शन बताता है। ये हम कहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। और बाकी कहीं प्रॉब्लम भी होगा तो जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचकता के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। फिलहाल नोट आप जब बिल्कुल बारीकी से आप करते जाए, क्योंकि हम लोग का पढ़ाने का आइडिया भी बिल्कुल बारीकी से है, छोड़ छाड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिकली आगे चल रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग क्या जानते हैं, पहले आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये बात जानते हैं हम, अभी हम कंडक्टर और इंसुलेटर आपको नहीं पढ़ाए हैं, पर कोई बात नहीं, आप 10th में तो पढ़े हैं ना, कंडक्टर और इंसुलेटर। इसका शुद्ध हिंदी होता है चालक कुचालक, या दूसरी भाषा में बोले तो विद्युत चालक और ये विद्युत रोधी। जो विद्युत को अपने से होकर के जाने दे उसको कंडक्टर कहते हैं, जो अपने से होकर विद्युत को नहीं जाने दे उसको इंसुलेटर, जैसे रबर, प्लास्टिक, और कंडक्टर में आगे आपका सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर यानी तांबा, चांदी वगैरह वगैरह। पर आइए इन दोनों के बारे में हम पहले तरह से जान लें। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बात, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको हम लिखवा नहीं रहे हैं। कंडक्टर भी चार्ज क्रिएट करता है और इंसुलेटर भी। अगर इंसुलेटर को भी आपस में रब्ड कीजिएगा ना, रगड़िएगा दो इंसुलेटर को, तो वो भी चार्ज प्रोड्यूस कर लेगा। कंडक्टर भी चार्ज प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन फ़र्क इन दोनों में कहाँ है जानते हैं आप? आपको हम बताए थे ना कि बाल में अगर हम पेन वगैरह या किसी प्लास्टिक के रड को अगर रगड़ते हैं तो बाल मेरा आयोनाइड हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है। तो बाल क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर? तो इंसुलेटर है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों चार्ज हो सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब क्रिएट कहने का मतलब ये कहें हम कि दोनों में चार्ज आ सकता है। क्रिएट कहना अच्छी बात नहीं है, दोनों में चार्ज आ सकता है, लेकिन फ़र्क कहाँ हो जाता है? तो कंडक्टर चार्ज को अपने से होकर फ्लो करने दे सकता है, जबकि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है। जहाँ चार्ज आएगा वहीं पे चार्ज रह जाएगा चुपचाप। जबकि कंडक्टर में अगर चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हुआ, आया, तो ये फ्लो होकर के अपने एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ये माइनर फ़र्क है कंडक्टर और इंसुलेटर में, पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लिखवाएं ऊपर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एक बात और जान लीजिए, कोई भी चार्ज है उसका अमाउंट जितना ही ज़्यादा होगा उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसको हम क्वेश्चन के टर्म में पूछे तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ एक प्लस चार्ज रखे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इससे खींचे हैं, और एक यहाँ हम इसे कर रहे हैं, यहाँ से 4 ही खींचे हैं। अब आप कोई पूछेगा कि ए और बी ये दोनों में कौन बड़ा चार्ज है, माने किस चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है? तो चार्ज ई जो है यानी क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेंगे उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा, और जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलेंगे उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा। यानी हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। ये सेकेंड फैक्ट हो गया। और अब हम देखते हैं थर्ड फैक्ट। फर्स्ट इंटरेस्टिंग चीज बताए, कंडक्टर और इंसुलेटर चार्ज दोनों क्रिएट कर सकते हैं, पर सिर्फ बह सकता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में नहीं। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसमें ज़्यादा होगा उस चार्ज का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। और तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सब लिखवा देंगे तीनों, अच्छा चिंता मत करो तुम लोग। और तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई कहेगा कि ड्रा द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, माने एक समान विद्युतीय रेखाओं को आप ग्राफ दिखाएं। तो इस तरह से अगर आप खींचिएगा जिसमें डायरेक्शन सेम और टेल का लंबाई यानी अमाउंट भी सेम रहेगा, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और अगर कोई पूछेगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचिए तो देखिए डायरेक्शन सबका अलग अलग खींच दीजिए, एगो को बड़ा एक को छोटा कर दीजिए। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत माइनर है पर इंटरेस्टिंग है। आइए तीनों को लिखवा लेते हैं हम, पहले समझ लिए होंगे आप तीनों। तो अब आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए आप। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। पहला क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ कैन डेवलप द चार्ज ऑन इट। दोनों अपने ऊपर डेवलप कर सकते हैं चार्ज को, बट ओनली कंडक्टर हैज कैपेसिटी टू फॉलो द चार्ज। लेकिन सिर्फ कंडक्टर के पास चार्ज को फॉलो करने का कैपेसिटी होता है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वे चार्ज के समानुपाती होते हैं, चार्ज के अमाउंट के। कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज ज़्यादा पावरफुल है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, यानी अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, और अगर कम है तो कम निकलेगा। दूसरी शब्दों में इसको पलट के ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, और जिससे कम निकल रहे हैं उसका अमाउंट कम है। तो ये फिगर आप छाप लीजिएगा इस तरह से। आप यहाँ से देख सकते हैं कि QA जो है, यानी ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, इसलिए आप यहाँ छोटा सा फिगर छापने के बाद ऐसे लिख दीजिएगा, इसलिए QA इज ग्रेटर देन QB। बस ये सेकेंड फैक्ट। और एक थर्ड फैक्ट बचा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वीडियो को पॉज करके और जल्दी से इसको आप उतार लीजिए। थर्ड इंपोर्टेंट और लास्ट है ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे छाप करके इसको बिल्कुल टेल का लंबाई भी अच्छा से छापिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वे वेक्टर क्वांटिटी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए अच्छा से तनी टेल का लंबाई बिल्कुल बराबर और एरो भी। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान विद्युतीय क्षेत्र रेखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के कैसे भी छाप सकते हैं। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिख सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं आप। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है इस तरह की रेखाएं, और इस तरह के जब लाइन आप खींचेगा तो इससे पता चलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस यही आपका 3 इंपोर्टेंट फैक्ट्स हुआ। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। उतार लीजिए इसको। आपका हेडिंग होना चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझिए पहले आराम से कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आखिर आता किस लिए है। तो सपोज कीजिए कि एक चार्ज रहे तो आप आराम से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्स निकाल लेते थे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक चार्ज रहे सोर्स चार्ज तो टेस्ट चार्ज की वजह से। पर जब सुपरपोजिशन आ जाए, इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का प्रिंसिपल कहेगा उस चीज़ से घिर जाए, तब आप कैसे निकालिएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे चार्ज पॉइंट ए को घेर लिए हैं, अब ये बताइए कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसके वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे E1 है,
इसके वजह से मान लीजिए कि E2 है, इसके वजह से E3 है, इसके वजह से E4 है। फिगर में भी आप ऐसे ही छापिएगा। यहाँ Qn मान लिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज मान लिए हैं। यहाँ इसके वजह से En है। तो कोई कहेगा कि इस पॉइंट पर कितना होगा, क्या सबका अलजेब्रिकली ऐड होगा कि वेक्टोरियली ऐड होगा? अलजेब्रिकली ऐड होगा तो एक बात याद रखना रहेगा कि कोई एक दूसरे को काउंटर बैलेंस तो नहीं कर रहा है ना, और अलजेब्रिकली क्या कहता है, डायरेक्ट को ऐड कर देंगे। तो ये बात भी आप याद रख लीजिए। जिस चीज़ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि वो वेक्टर है कि स्केलर। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यानी ई एट पॉइंट ए, तो चूंकि वेक्टर है तो इसलिए यहाँ दे देंगे वेक्टर का साइन बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, जैसे क्लास में आप बोलते थे यहाँ भी बोलते रहिए, E4 प्लस डॉट 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 प्लस करके यहाँ En। कहने का मतलब लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, लैंग्वेज से ज़्यादा बकबक और माथामारी हो जाएगा, ये इतना अच्छा है। कहने का मतलब क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट कर रहा है सबको वेक्टोरियली, वेक्टर का साइन दिए हैं, वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं। इसको दूसरा तरह लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, ई ए इज इक्वल टू समेसन के टर्म में यानी सिग्मा के टर्म में, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक है, तो n तक है, 1 से n तक, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n, और यहाँ लिख देंगे ई पर वेक्टर और यहाँ दे देंगे आई। इसी को शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ई ए पर वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n ई आई वेक्टर का साइन, इतना लिख सकते हैं। और ये किस चीज के लिए हुआ, तो फॉर डिसकंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, ये बतिए थोड़ा समझना होगा आपको। डिसकंटिन्यूअस को डिस्क्रीट भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ कि चार्ज जहीं तहीं रहेगा, चार्ज जहीं तहीं रहेगा, तब ऐसे ऐड करेंगे। और अगर ऐसे ना हो करके चार्ज डायरेक्ट इस तरह से रहता, ये देखिए एक बेल्ट पर बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस रहता, बिल्कुल कंटिन्यूअस, और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ रहता ए, और कहता कि अब निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसका एक का ई स्मॉल का पहले निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं कि डी ई होगा, डी वेक्टर, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन आता है और डिस्क्रीट के लिए समेशन आता है, समेशन यानी डिस्क्रीट के लिए जोड़ते हैं और कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये चीज़ हम आपको 11th में भी अच्छे तरह से समझा चुके हैं, उसको एक बार नोट कॉपी निकाल करके देख लीजिएगा अच्छा से। इसको आप चुपचाप लिख लीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हेडिंग दे करके पहले ये लिख दीजिए, लास्ट में लिखिएगा फॉर डिसकंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, और यहाँ ऐसे करके पॉइंट है, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज या चार्ज सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। बस ये खत्म। अब अगला टॉपिक पर ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। आपका क्वेश्चन के टर्म में ये है ना लास्ट वाला, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कैरेक्टर नंबर शायद 3 या 4 में लिखवाए थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसी का आंसर है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मैंने कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, वाई, क्यों? आंसर होगा इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, देन तो देयर आर टू टेंजेंट कैन बी ड्रान, तो क्या होगा, जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर। दैट मीन्स इससे क्या होगा कि देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिससे उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो डायरेक्शन में जाना होगा, जो कि हमेशा क्या है, इम्पॉसिबल है, इसलिए इंटरसेक्शन भी इम्पॉसिबल है। पहले आप इसको उतार लो, उतारने के बाद जो फिगर आएगा उसको फिर से एक बार समझा देते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ तक उतारिए, और जो फिगर हम देंगे उसको भी उतारना होगा, इसके बाद का फिगर यहाँ उतारिएगा आप। जैसे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे गया,
सपोज कीजिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो लूप बनेगा ना इस तरह से ऐसे, तो यही कर्व हुआ और एक ऐसे गया। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी, ये रॉन्ग है, नहीं करेगा ऐसा। तो फिर कैसे होगा, तो ये ऐसे जा रहा था तो फिर ऐसे होकर के ऐसे बैंड होकर के ऐसे चला जाएगा ये, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। काहे भाई, तो क्योंकि इंटरसेक्ट करता तो इस पॉइंट पर अगर हम एक छोटा सा सर्किल खींचे तो यहाँ 2 टेंजेंट खींचा जाएगा, एगो इधर से और एगो इधर से। ठीक है, अब इस सर्कल को हम मिटा देते हैं। जब एक ही पॉइंट पर 2 टेंजेंट खींचा गया तो आपको क्या पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। अब आप ये बताइए कि इस पॉइंट पर थोड़े समय के लिए, समझिएगा एकदम अल्प समय के लिए, एकदम बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए, इस पॉइंट पर तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल करके एक ही लाइन है, क्योंकि एक ही पॉइंट है। अब एक पॉइंट का 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक पॉइंट का अगर 2 डायरेक्शन होगा तो फिर इसका मतलब ये भी होगा कि हम अभी यहाँ हैं तो फिर अभी हम डाल्टनगंज भी हो सकते हैं इसी टाइम पर। तो जिस तरह से ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 2 डायरेक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस फिगर को छाप के ऐसे इस तरह से रॉन्ग लिख दीजिएगा बस। और आज का क्लास इतना ही टॉपिक के बाद हम ख़त्म करते हैं। आप अभी फ़िलहाल बिल्कुल खाली समय में हैं, ऐसे समय में आप अपनी रचनात्मकता को बाहर लाइए, यानी अकेले में होकर के सोचा कीजिए, कुछ अपने से फिजिक्स का बुक पढ़ा कीजिए, अपने से न्यूमेरिकल बनाया कीजिए, अच्छे अच्छे बुक का हेल्प लिया कीजिए, थोड़ा आसपास के निगेटिविटी से बचिए और अपने आप में पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।